सीतापुर राज्य में अशोक नाम का एक आलसी ब्राह्मण रहता था। आलसी होने के साथ साथ वो बुद्धू भी था। वो जितना बुद्धू और आलसी था, उसकी पत्नी सुलेखा उतनी ही बुद्धिमान और फुर्तीली थी। सुनो जी, तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी अब मुझसे नहीं खींची जाती। तुम तो सारा दिन चारपाई पर लेटे खराटे भरते रहते हो और मैं एड़ी चोटी का पसीना एक करके तुम्हारा पेट भरूं। ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो चुका। अब कुछ कमाओ धमाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे सुलेखा, ऐसा गजब ना करना। तुम्हारे सहारे ही तो मेरे घर की नैया चल रही है। क्या तुम मुझे ऐसे ही बीच में छोड़कर चली जाओगी? इसके सिवाय अब और कोई चारा भी तो नहीं है। कुछ काम धाम करो। अब तो मैं तभी यहाँ रहूंगी जब आप कुछ काम करोगे, वरना से आगे कुछ मत बोलना। सुलेखा, आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसीलिए मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता और धन मेरे पास है नहीं जो कोई व्यापार ही शुरू कर लूँ। जादू भी नहीं जानता कि छू मंतर करके गरीबी दूर भगा लूँ। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। अरे जादूगर ना सही, ज्योतिषी ही बन जाओ। लेकिन मैं तो ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अरे ज्योतिषी बनने में भला क्या लगता है? ब्राह्मण तो आप हो ही। माथे पर चंदन का तिलक लगा लो, कुछ पोथे पत्रे पास रख लो और घर के बाहर लोगों का भाग्य बताने बैठ जाओ। सुलेखा, तुमने ऐसे कह दिया जैसे ज्योतिष कोई खेल हो। ज्योतिष बनने के लिए ग्रह गोचर का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो किसी को कुछ बताओ और वो बात पूरी ना हो तो समझो आ गई ज्योतिष की आफत। ग्रह गोचर जानने की क्या आवश्यकता है? बस 7 दिनों के नाम याद कर लो। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। इसके अलावा राहु और केतु। धड़ हुआ तो राहु और सिर हुआ तो केतु। बस यही कुछ सीखकर भी आप सफल ज्योतिषी बन सकते हो। सुलेखा, लगता है आज तुम मुझे ज्योतिष बनाकर ही छोड़ोगी। देखो जी, आज तक आप अपनी मर्जी की करते रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। अच्छा बताओ, आखिर मुझे करना क्या है? तब सुलेखा ने उसे अपनी योजना समझाई। अच्छा, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। फिर सुलेखा उसी समय अपनी पड़ोसी रमा के यहाँ गई। रमा, जानती हो कल क्या हुआ? कल रात ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर मेरे पति को ज्योतिष विद्या का सिद्ध पंडित बना दिया है। चलो अच्छा हुआ, अब तुम्हारा निखट्टू पति कुछ कमाई धमाई तो कर सकेगा। इस प्रकार सुलेखा आसपास के कई घरों में जाकर ये समाचार फैला आई। देखो जी, मैं आपकी ज्योतिष विद्या के डंके घर घर बजा आई हूँ। अब आप मेरी चतुराई का कमाल देखना। उसी रात सुलेखा अपनी पड़ोसन रमा के यहाँ पहुंची और आंगन में बंधी उसकी गाय को खूंटे से खोलकर अपने साथ ले गई और गांव के बाहर वाले पेड़ के वहां बांध आई। इस प्रकार उसने कई पड़ोसियों की गाय भैंस खोलकर गांव में इधर उधर बांध दिए। सुबह होने पर रमा ने जब गाय को खूंटे से गायब पाया, अजी सुनते हो, हमारी गाय खूंटे पर नहीं बंधी हुई है। लगता है रात को कोई चोर उसे खोलकर ले गया है। उसका पति भोला हक्का बक्का सा बाहर आया। अरे ये तो सचमुच ही गाय का खूंटा खाली पड़ा है। हाय, ना जाने कौन कसाई मेरी गाय को ले गया। तभी रमा को सुलेखा की बात याद आई। अरे कल सुलेखा बोल रही थी कि उसके पति अशोक को ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर उसे ज्योतिष विद्या का सिद्ध पंडित बना दिया है। क्यों ना अपन सुलेखा के पति के पास जाकर इस बारे में पूछे कि अपनी गाय को कौन ले गया है। फिर दोनों पति पत्नी तुरंत सुलेखा के घर की ओर चले गए। रमा को अपने घर की ओर आता देखकर सुलेखा अशोक से बोली, लो जी, आपका पहला ग्राहक चला आ रहा है।
पंडित जी, कल रात को कोई मेरी गाय को चुरा कर ले गया है। आप जरा ज्योतिष विद्या से पता करके बताइए कि मेरी गाय कहाँ है, वो हमें वापस मिलेगी या नहीं। मैं अभी अपनी पोथी पत्र देखकर बताता हूँ। फिर अशोक किताब खोलकर बैठ गया और ऐसे नाटक करने लगा जैसे वो बहुत ज्ञानी है। उसने उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोला, रमा भाभी, तुम्हारी गाय को जो चोर रात को खोलकर ले गया था, वो गाय को गांव के बाहर वाले पेड़ के नीचे बांध गया है। जाओ वहाँ से अपनी गाय को ले आओ। मैं अभी वहाँ जाकर गाय को खोल कर लाती हूँ। लेकिन पंडित जी, एक बात तो बताइए, ये हरकत आखिर हमारे साथ की तो किसने की? रमा भाभी, आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? आपको आपकी गाय मिल गई, क्या यही कम है? फिर चोर का नाम पूछने से क्या फायदा? तो फिर ठीक है, मैं अभी वहाँ जाकर देखती हूँ। रमा और उसका पति उसी समय गांव के बाहर वाले पेड़ के वहां गए। अरे ये तो सचमुच ही हमारी गाय यहाँ बंधी हुई है। इसका मतलब अशोक सचमुच ज्योतिषी बन गया है। उसकी बताई बात बिल्कुल सच निकली है। भोला और रमा वहां से अपनी गाय को लेकर अपने घर ले गए। गाय को घर बांधकर वो वापस अशोक के पास गए। अरे अशोक भाई, तुम्हारी दया से हमारी खोई हुई गाय वापस मिल गई। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर भोला ने 2 चांदी के सिक्के निकाले और अशोक को देते हुए कहा, अशोक भाई, तुम्हारी कृपा से हमारी खोई हुई गाय वापस मिली है। लो, ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार करो। अरे भोला, इसकी क्या आवश्यकता है, पर जब तुम इतने अपनेपन से दे रहे हो तो मैं ले ही लेता हूँ। रात में सुलेखा जिन जिन के पशुओं को चोरी से इधर उधर बांध आई थी, वो सभी अपने खोए हुए पशुओं के बारे में अशोक से पूछने आए। अशोक के द्वारा बताए स्थान पर ही उन सभी के पशु बंधे मिल गए। अशोक तो पक्का राज ज्योतिषी बन गया है। उसने जो भी कहा वो बात सब सच निकलती है। फिर उसी दिन रात होने पर देखा मेरी चतुराई का कमाल। एक ही दिन में भेंट के रूप में 15 चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। सुलेखा, ये तो सचमुच ही कमाल हो गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन में घर बैठे इतनी कमाई हो जाएगी। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर हार गया हूँ, पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। आप जरा पोथी पात्री के अंदर देखकर बताइए कि मेरा गधा मिलेगा या नहीं। डमरू की ये बात सुनकर अशोक की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और वो सोचने लगा, कल तो सुलेखा ने लोगों की गाय और अन्य पशु चुराकर जगह जगह बांध दिए थे, इसलिए मेरे बताए स्थान पर लोगों के पशु मिल गए थे। लेकिन इस डमरू का गधा तो सुलेखा कहीं बांधकर नहीं आई। अब इसको इसके गधे के बारे में कैसे बताऊं? अपने पति को परेशान देखकर सुलेखा बोली, डमरू जी, गधे के बारे में ज्योतिष लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आज रात को माँ जगदम्बा की पूजा करनी पड़ेगी, तब ज्योतिषी जी कल सुबह तुम्हें तुम्हारे गधे के बारे में बता पाएंगे। ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह फिर पूछने आ जाऊंगा। ये कहकर डमरू वहां से चला गया। उसके जाते ही अशोक बोला, भाग्यवान, अब क्या होगा? कल को जब डमरू आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा? कल तो सबके सामने हमारे झूठ की पोल खुल जाएगी। वो सारा दिन उन दोनों का परेशानी में ही बीता। रात को सोने के लिए लेटे तो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अभी वह दोनों इसी उधेड़ बूंद में थे कि उन्हें गधे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे, लगता है घर के बाहर कोई गधा चिल्ला रहा है। दोनों दरवाजा खोलकर उसी समय बाहर गए। देखा तो डमरू धोबी का खोया हुआ गधा वहां खड़ा था। चलो, भगवान ने लाज रख ली, जल्दी से इस गधे को बांध लो। कल जब धोबी आएगा तो हम उसे उसका गधा सौंप देंगे। फिर सुलेखा ने गधे को बांध दिया।
फिर अगले दिन सुबह होने पर जब डमरू उनके पास गया तो अपने गधे को देखकर बहुत खुश हुआ। डमरू, कल रात मैंने माँ जगदम्बा का जाप किया था, जिसके तप के प्रभाव से तुम्हारा गधा जहाँ था वहाँ से सीधा मेरे पास खींचा चला आया। ले जाओ अब अपने गधे को। वाह पंडित जी वाह, आप तो बड़े ज्ञानी निकले। फिर डमरू पंडित को दक्षिणा देकर अपने गधे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह अशोक की ज्योतिष विद्या की बातें पूरे आसपास के गांव में भी फैल गई और उसी गांव के राजा मोहन सिंह के पास भी जा पहुंची। अरे, हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ध्यानी ज्योतिषी रहता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। जाओ, कोई उसे बुलाकर हमारे पास लाओ। आदेश पाकर एक सैनिक अशोक के पास गया। अशोक जी, आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। सैनिक की ये बात सुनकर अशोक कुछ सोचकर बोला, ठीक है भाई, तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में तैयार होकर आता हूँ। फिर सैनिक वहाँ से चला गया। फिर अशोक घर के अंदर गया। सुलेखा, अभी अभी दरबार से राजा मोहन सिंह का सेवक मुझे बुलाने आया था। राजा ने मुझे न जाने क्यों दरबार में बुलाया है। राजा मोहन सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, वो तो महामूर्ख है। हर समय वो मूर्खों और चापलूसों से घिरा रहता है। आपको उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, दरबार में जाकर आप वही करना जो मैं आपको समझाती हूँ। ये कहकर सुलेखा ने धीरे से उसे कुछ समझाया तो अशोक दरबार जाने के लिए निकल गया। धड़कते हुए दिल से दरबार में मोहन सिंह के सामने पहुंचा। अशोक, हमने सुना है तुम ज्योतिष शास्त्र के सिद्ध ज्ञाता हो। आपने सही सुना है महाराज। तो फिर तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। राजा की ये बात सुनकर अशोक के होश उड़ गए। फिर महाराज ने अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया। अशोक, अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। अशोक ने घबराहट से अपनी आंखें बंद कर ली और तुक्का लगाया। महाराज के हाथ में शायद मोती होना चाहिए। अशोक के मुंह से निकले शब्द को सुनकर महाराज बोले, मान गए कि तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल ज्योतिषी भी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच एक मोती ही है। राजा की बात सुनकर अशोक ने चैन की सांस ली। हम आज से अशोक को राजकीय ज्योतिषाचार्य और अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। ये सुनकर अशोक बहुत खुश हो गया और अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी सुलेखा को बताई। सुलेखा भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उधर राजा के मंत्री आपस में बात कर रहे थे। महाराज ने अशोक को अपना सलाहकार और राज ज्योतिषी बना लिया है। अब तो महाराज अशोक के कहने पर ही चला करेंगे। इस प्रकार तो महाराज की नजर में हमारी कीमत कम हो जाएगी। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महाराज अशोक के चंगुल से निकलकर वापस हमारे चंगुल में आ जाए। इस प्रकार धीरे धीरे कई माह बीत गए। सुलेखा और अशोक अब महल में ही रहने लगे थे। एक दिन जब अशोक राजा मोहन सिंह से मिलने उनके कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसने सुना, महाराज, आप इतने दिनों से अशोक को बहुत ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो इतने आदर का पात्र नहीं है। मंत्री जी, अशोक बहुत ही गुणी व्यक्ति है, उसे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। महाराज, आपका सोचना गलत है। मैंने गुप्तचरों के द्वारा अशोक के पूर्व जीवन के बारे में जांच पड़ताल करवाई है, जिसमें पता चला है कि राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बनने से पहले अशोक महाबुद्धू और अनपढ़ था। महाराज, मुझे तो लगता है कि वो आपके साथ ठगी कर रहा है। वो ढोंग रचकर आपका राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बन बैठा है। मगर महामंत्री जी, अशोक के द्वारा बताई गई सारी बात कैसे सच निकलती है? महाराज, इसी को तो भाग्य कहते हैं। अशोक ने अंदाजा लगाकर जो भविष्यवाणी की वो सच निकली। इसमें ज्योतिषी विद्या का कोई कमाल नहीं है। महामंत्री जी, कुछ भी कहो, हमें आपकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है।
कक्ष के अंदर अपने खिलाफ होते षड्यंत्र को सुनकर अशोक के तोते उड़ गए। वो उल्टे पांव लौटकर सुलेखा के पास गया। सुलेखा, महल में बहुत सुख भोग लिए, लगता है अब हम पर शीघ्र कोई संकट आने वाला है। आखिर क्या हुआ है जो आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो? महामंत्री व अन्य लोगों ने मेरे विरुद्ध महाराज के कान बनने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो लगता है वो लोग मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? लगता है इस षड्यंत्र को शय देने वाले महामंत्री जी हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। आप फिक्र ना करो पंडित जी, मैं कोई ना कोई उपाय सोचती हूँ। अगले ही दिन सुलेखा ने रानी के कमरे से उनका कीमती हार चुरा लिया और वहाँ से चली गई और अशोक को अपनी सारी योजना बता दी। रानी जब अपने कमरे में आई तो उसे उसका हार नहीं मिला। उसने कमरे में बहुत ढूंढा लेकिन उसे उसका हार नहीं मिला। फिर वो राजा के पास गई। महाराज, मेरे कमरे में से किसी ने मेरा कीमती सोने का हार चुरा लिया है। क्या? वो तो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा खानदानी हार था। जाओ महेश, जाकर अपने राज ज्योतिषी अशोक को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। फिर सैनिक अशोक को बुलाने के लिए चला गया। इधर दूसरी ओर सुलेखा योजना अनुसार महामंत्री के घर पर उसकी पत्नी के पास पहुंची। बहन, मैं यहाँ किसी काम से आई थी तो मुझे प्यास लग गई तो तुम्हारा घर सामने देखा तो मैं यहाँ पानी पीने चली आई। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही सुलेखा ने पास ही में रखे फूलदान में वो कीमती हार डाल दिया। फिर महामंत्री की पत्नी ने उसे पानी लाकर पिलाया। बहन, तुम्हें पता है रानी जी का कीमती हार चोरी हो गया है। क्या? लेकिन रानी जी का हार ऐसे कैसे चोरी हो सकता है? राज ज्योतिषी जी, आपको महाराज ने इसी समय बुलाया है। अशोक ने अपने पोथी पन्ने उठाए और उसी समय राजा के पास गया। महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राज ज्योतिषी जी, हमारी रानी का हार चोरी हो गया है। आप देखकर ये बताएं कि ये करतूत किसकी है? कीमती हार किसने चुराया है? अशोक तुरंत ही झोली में से एक पन्ना निकालकर उसे पढ़ने का ढोंग करने लगा। उस पन्ने को देखता हुआ वो बुरी तरह चौंक गया। क्या हुआ राज ज्योतिषी जी, आप चौंक क्यों पड़े? बात ही कुछ चौंकने की है। तो सुनिए महाराज, मैंने कीमती हार के चोर का पता लगा लिया है। महाराज, कीमती हार के चोर महामंत्री जी हैं। क्या? महामंत्री जी कीमती हार के चोर? नहीं नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, ग्रह दशाएं ऐसा ही कह रही है और ग्रह दशाएं कभी झूठ नहीं बोला करती। राज ज्योतिषी जी, लगता है इस बार आप कहीं चूक गए हैं, तभी आप ऐसी गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। महाराज, शायद आपको मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के आवास पर चलिए। मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि महामंत्री जी ने कीमती हार को कहाँ छुपाया हुआ है। हाँ, यही ठीक रहेगा, लेकिन एक बात याद रखना, आपने राज्य के महामंत्री के ऊपर कीमती हार चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। यदि आपका आरोप गलत निकला तो हम आपकी गर्दन उड़वा देंगे। फिर वो दोनों महामंत्री के आवास पर पहुँचे। महामंत्री उन दोनों को अपने यहाँ देखकर बौखला सा गया। महाराज, आप यहाँ सेवक को आदेश दिया होता, मैं स्वयं महल में दौड़ा चला आता। महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसके सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कदापि नहीं हो सकता था। ऐसी कौन सी बात है महाराज? महामंत्री जी, हमारी रानी का कीमती हार चोरी हो गया है। राज ज्योतिष अशोक का कहना है कि वो हार आपने चुराया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला महारानी जी का हार मैं क्यों चोरी करूँगा? महाराज, मुझे तो लगता है अशोक जी का दिमाग फिर गया है, जो ये ऐसे झूठे आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। अब अशोक, जो अब तक चुप था, वो बोला, महामंत्री जी, ये जो फूलदान रखा है, जरा उसे उठाकर यहाँ लाइए। महामंत्री ने फूलदान अशोक को दे दिया। तब अशोक ने फूलदान को उल्टा किया और कीमती हार बाहर जमीन पर आ गिरा।
ये देखकर महामंत्री बुरी तरह डर गया। महामंत्री जी, ये हार यहाँ कैसे आया? मैं क्या जानूं महाराज। ये सुनते ही राजा का क्रोध और भड़क उठा। महामंत्री जी, हार चोरी करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी और मैं आज ही आपको कारागार में डलवा दूंगा। महाराज, मैंने हार नहीं चुराया है। लेकिन महाराज ने उसकी एक न सुनी। तभी सैनिक ने महामंत्री को गिरफ्तार किया और उन्हें कारागार में डाल दिया। सुलेखा, अपने एक शत्रु का सफाया तो हो गया है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आपके कहने का मतलब क्या है? सुलेखा, महामंत्री को तो अपने जाल में फंसाकर कारागार में डलवा दिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब हमारे विरुद्ध और कोई चाल नहीं चलेगा। महामंत्री के बाकी साथी अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी दिन उनकी बातों में आकर राजा मोहन सिंह मेरा सिर कलम करवा सकते हैं। इसीलिए तुमने जो खेल शुरू किया है, ये खेल खतरे का खेल है, हमें और नहीं खेलना चाहिए। पंडित जी, शायद आप ठीक कह रहे हो। मूर्ख राजा हमें कभी भी अपना निशाना बना सकता है। मैंने इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच लिया है। मैं आज ही महल में ये बात फैला देती हूँ कि बहुत पढ़ने और पूजा पाठ करने से आप पागल हो गए हो। तब आपको पागल जानकर महाराज आपको राज ज्योतिषी के पद से हटा देंगे और तब हम फिर से चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। सुलेखा उसी समय महाराज के पास गई। महाराज, गजब हो गया, राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं। क्या ज्योतिषी पागल हो गए हैं? कैसे हुआ ये सब? तब सुलेखा ने रोते रोते महाराज को अशोक के बारे में झूठी कहानी सुना दी। सुलेखा की बात सुनकर महाराज बोले, हमें बहुत दुख है कि राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं, पर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम राज ज्योतिषी और तुमसे राजकीय आवास और अन्य सुख सुविधाएं नहीं छीनेंगे। तुम लोग पहले की ही तरह महल में रहते रहोगे। सारी सुख सुविधाएं तुम्हें पहले की ही तरह मिलती रहेगी। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।